जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो सेकंड वीडियो आप लोगों की रीस्टार्ट बैच की आप लोगों के सामने आ चुकी है और फर्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों ने तहे दिल से उस वीडियो में लाइक किया, वीडियो को शेयर किया, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए। इवन जहां जहां पर मैंने होमवर्क के लिए आप लोगों को बोला था और जहां जहां पर बोला था कि भाई अगर आप लोगों ने होलिस्टिक अप्रोच रखनी है और अगर आप लोगों ने याद करने की कोशिश करनी है वीडियो देखते देखते, तो जहां पर कमेंट करने के लिए बोला जाए कमेंट जरूर करना। तो मुझे बहुत दिल से खुशी है कि आप लोगों ने कमेंट्स बहुत सारे किए हैं और ये जो सेकंड वीडियो है इसके लिए आप सभी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर पर फोकस और बढ़ा दें और क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी कम कर दें। तो बिल्कुल वैसा ही किया गया है। आपको थ्योरी जो है वो कंप्लीट यहां पर मैं कराने वाला हूं। एक पीडीएफ मैंने आप सभी लोगों को शेयर किया था जिसमें ये बता दिया था कि भाई क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं। आप सभी लोगों ने अगर अभी तक वो पीडीएफ नहीं देखी है तो हमारे सीडीएस गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें और वहां पर वो पीडीएफ पड़ी हुई है। ज्योग्राफी का 20 क्लास का पूरा क्लास शेड्यूल वहां पर अपलोड किया जा चुका है। तो मुझे बहुत खुशी है आप सभी लोग यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग नए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम लोग ज्योग्राफी को पूरी तरह से इजी बनाने वाले हैं और ज्योग्राफी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की वन सेकेंड, ये भाई एप्पल वालों का भी दिमाग खराब हो चुका है। चलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो बेसिकली ज्योग्राफी को हम लोगों ने पूरे तरीके से कर दिया है इजी और हर चीज को आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान बना करके मैं यहां पर लेके आ चुका हूं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है माउंटेन्स ऑफ इंडिया। हालांकि हम लोग माउंटेन्स में हिमालयास के अंदर स्पेशली जो जो पासेस पड़ते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीडीएस में आ चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि एनडीए सीडीएस दोनों में आए हैं उसी टॉपिक से, उन पर भी पूरी डेडिकेटेड बात करने वाले हैं और कहीं छोटे मोटे जो प्लेटोस के ऊपर क्वेश्चंस बने हैं लास्ट में वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए लाइक कर दीजिए सेशन को। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप लोग जो देख रहे हो स्क्रीन पर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि हमारा जो देश है, यानी इंडिया को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो फिजिकल फीचर्स हैं भारत के या इंडिया को फिजिकली कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत का जो भौतिक वर्गीकरण है या फिजिकल जो कह सकते हैं डिवीजन है इंडिया का, वो कितने हिस्सों में है। तो हमारी जो एनसीईआरटी है दोस्तों वो ये कहती है कि 6 हिस्सों में हम भारत को फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारा हिमालयास माउंटेन्स। अब हिमालयास की आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो फिजिकल रेंजेस पैरेलल लेवल पर भी पढ़ेंगे और उसकी रीजनल क्लासिफिकेशन भी हम लोग करने वाले हैं। तो फिजिकल फीचर का पहला स्टेप यहां होगा। दूसरा जो फिजिकल फीचर है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है भारत का दैट इज द पेनिनसुलर प्लेटो, जिसमें हम सेंट्रल हाईलैंड्स जिनको देखते हैं, डेक्कन प्लेटो को देखते हैं जो कि लावा की वजह से, वॉल्केनोस से जो लावा निकलता है उससे फॉर्म हुआ है। और स्पेशली जो लावा इन प्लेटोस को बनाता है या जो ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा इन प्लेटोस को बनाता है उसको हम बोलते हैं बेसाल्टिक लावा। ठीक है, बेसाल्टिक लावा, लावा बाहर आने पर बोलते हैं और मैग्मा अर्थ के अंदर कहा जाता है। दूसरा कौन से वॉल्केनोस से ये लावा निकला था। तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव वॉल्केनोज ये वाले होते हैं और इनका नाम होता है बेसाल्ट फ्लड प्रोविंसेस। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, बेसाल्ट फ्लड प्रोविंसेस। हिंदी में हम इनको बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेटो है, जैसे मेघालय का प्लेटो है, वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। फोर्थ हमारा जो फिजिकल फीचर है दैट इज द इंडियन डेजर्ट, भारत का रेगिस्तान। फिफ्थ जो हमारा फिजिकल फीचर है दैट इज द कोस्टल प्लेन्स, जो हमारे मालाबार का जो तट है, मालाबार के तटीय मैदान या कोरोमंडल तटीय मैदान,
या फिर हम लोग उत्कल तट या उत्तरी सरकार का जो तट है उसके मैदानों की बात करते हैं। और सिक्स्थ हमारा जाता है इंडियन आइलैंड्स, लाइक अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हो गए, या फिर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, दमनदीप के आइलैंड्स हो गए जहां पर बीचेस हैं, बहुत सारे लोग वहां छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, या फिर हमारे गोवा का कोंकण बीच हो गया जहां पर मैदान भी पाए जाते हैं, प्लेन्स भी पाए जाते हैं। तो ये हमारे आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स हुए। इसके अलावा हम टोटल फिजिकल फीचर्स कितने डिवाइड करते हैं एंटायर इंडिया के, तो आंसर होगा 6 डिवाइड करते हैं। तो ये हम सभी लोगों का पहले तो क्लियर हुआ। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं भारत को समझने की। आज का हमारा जो फोकस है दैट इज माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड पासेस ऑफ इंडिया, एंड लिटिल बिट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा इंडिया के जो प्लेटोज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत के जो माउंटेन्स हैं उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, यानी कि भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, भारत के पर्वत टोटल कितने हिस्सों में, कितने अलग अलग टाइप में डिवाइडेड है, कितने भागों में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग आंसर करते हैं वो है हिमालयास एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, दैट इज कॉल्ड हिंदी में हिमालय या उत्तर पूर्वी पहाड़ियां। इसके अलावा सेकंड जो हमारी ब्रांच है ये दक्षिण भारत के पर्वतों की ब्रांच है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पर्वतों के नाम से स्पेशली जानते हैं। प्रायद्वीपीय पर्वत आप सभी लोग बड़े फेमिलियर होंगे। भारत का इतना हिस्सा जिसको मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, भारत का इतना हिस्सा ये दोस्तों प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि प्रायद्वीप वो हिस्से होते हैं जो एटलीस्ट 3 साइड से कवर्ड होते हैं वाटर बॉडी से, ठीक है, 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड होते हैं, 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड होते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हिंदी में प्रायद्वीप। जिस तरीके से द्वीप और महाद्वीप होता है उस तरीके से प्रायद्वीप होता है। इंग्लिश में इसी को पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, पेनिनसुला। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीप बोल देते हैं। तो सभी लोगों ने ध्यान रखना है। अब हमारे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसमें कुछ पर्वत पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया कि ये वाला जो रीजन होगा ये हिमालयास का है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इस हिस्से में है। फिर यहां पर हम जानते हैं कि ये रीजन जो है अरावली माउंटेन्स का है। यहां पर आपके 2 माउंटेन्स पड़ते हैं जिसमें विंध्यास एंड सतपुड़ास आ जाते हैं। फिर यहां पर स्टार्टिंग होती है हमारे वेस्टर्न घाट नाम के माउंटेन्स की, जो कि वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। दूसरी तरफ आ जाएं तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न घाट, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स में आता है। और दक्षिण में इन दोनों को जोड़ने वाले जो पर्वत हैं इनको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी के नाम से। दक्षिण भारत में नीलगिरी पर प्रसिद्ध कार्डमम जो पहाड़ियां हैं, या दक्षिण भारत की दोदा बेटा की जो पहाड़ियां हैं उन पर लोग बहुत घूमने के लिए जाते हैं। तो नीलगिरी एक वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस भी इंडिया में, सदर्न इंडिया में स्पेशली काउंट होता है। तो ये हम सभी लोग यहां तक समझ गए हैं। देखो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर सीडीएस गुरुकुल को जरूर फॉलो करिएगा। जिस तरीके से गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में, उसी तरीके से उसी पैटर्न पर एक श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए, बनाने के इरादे से हम लोगों ने ये मुहिम, ये मिशन स्टार्ट किया है। एंड दिस इज नॉट माय मिशन, दिस इज नॉट सीडीएस गुरुकुल्स मिशन, दिस इज योर मिशन। आप सभी लोगों के शरीर पर वर्दी हो, आप सभी लोगों का नाम बड़े बड़े लोगों की जुबान पर उतरे और आप देश के किसी ऐसे काम आए। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस तरीके की विचारधारा, उस तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा जिससे ऐसे व्यक्तित्व, जिससे ऐसी पर्सनैलिटीज बनती हैं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ यहां पर चीजों को समझना होगा। कोई भी कार्य कठिन नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से आप ये चीज कर सकते हैं। गीता में कहा गया है कि शेष मनुष्य उन्हीं का आचरण फॉलो करते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि दुनिया भर में जो लोग भी लीडर्स हैं, लोग उन्हीं की बातों को फॉलो करते हैं, उन्हीं के आचरण यानी कि उन्हीं की आदतों को, उन्हीं के फीचर्स को लोग फॉलो करते हैं। तो आप सभी लोगों ने डिसाइड करना है कि आप फॉलोअर बनना चाहते हो या फिर आप वो लीडर बनना चाहते हो जिसके हजारों लाखों फॉलोअर्स हों और आने वाले समय में वो देश की सेवा के लिए रेडी रहें। दूसरा, अगर इसकी पीडीएफ की बात आती है तो आप हमारे सीडीएस गुरुकुल, CDSGURUCOOL, इस पर आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, इसकी पीडीएफ। और आज आप सभी लोगों को पता है कि संडे है,
और मैंने करंट अफेयर की एक पीडीएफ मॉर्निंग में भी अपलोड की थी, जिस पर हम लोगों ने एक मिलिट्री पैक्ट को लेकर के डिस्कशन किया था, और जल्दी ही मैं एक एक्सरसाइज की भी पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। कंटिन्यूअसली हम लोग उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जो पाथ आप लोगों ने चुन लिया है उसको लगातार हम लोग सीख कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग और हम सभी मिलकर के आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपका अंतिम क्षणों तक साथ देने वाले हैं। तो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, जस्ट केवल आप अपना फोकस करिए क्लासेस के ऊपर, पीडीएफ्स के ऊपर। लगातार हमारी ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट, अब यहां पर आता है भाई हिमालयास के बारे में। आप सभी लोगों को दो बातें जरूर पता होंगी कि हिमालयास का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके स्थान पर पहले एक सी हुआ करता था, जिसको हम लोग टैथिस सी के नाम से जानते हैं। तो ये जो टैथिस सी है, ये जो टैथिस सागर है, इसके नॉर्थ में मौजूद था एक बड़ा सा प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और दूसरा इसके साउथ में मूव करते हुए एक प्लेट आई जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब ये आगे जाकर के यूरेशियन प्लेट के साथ में कन्वर्ज करती है, तो यहां पर हमारा हिमालयास का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि हिमालयास जो बना है वो कन्वर्जेंस की वजह से बना है। और हिमालयास जो है वो एक फोल्ड माउंटेन है या फोल्ड कैटेगरी का माउंटेन है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कन्वर्जेंस होती है, यानी कि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो उससे कैसे माउंटेन्स बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के नॉर्थ में जो यूरोप का रीजन है, और यूरोप के रीजन के ईस्ट में जाएं तो एशिया का रीजन है, लेकिन दोनों प्लेटें जुड़कर भारत के नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट के नाम से जानी जाती हैं। अब रही बात इंडियन प्लेट की, तो इंडियन प्लेट के नीचे ओशन है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नाम का एक कॉन्टिनेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ये दोनों एक ही प्लेट का हिस्सा हैं, जिसके बीच में एक बड़ा सा ओशन, इंडियन ओशन भी इंक्लूड होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये दो प्लेट्स का मिक्सचर है, जिसमें कॉन्टिनेंटल भी है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के रूप में, और इंडियन ओशन के रूप में ओशनिक भी है। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हुई और ये ओशनिक प्लेट भी हुई। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये फैक्ट समझ गए हैं, तो जैसे कि मैं कमेंट्स में देखूंगा कि आप सभी लोगों ने इसको समझा है, अगर तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा इंडियन प्लेट इज अ मिक्स्ड प्लेट। अगर आप और अच्छा कमेंट कर सकते हैं तो इंडियन प्लेट इक्वल्स टू कॉन्टिनेंटल प्लस ओशन प्लस और इक्वल्स टू मिक्स, इस तरीके का एक कमेंट करिएगा, जिससे मुझे क्लियर हो कि आपको भी समझ आ चुका है। नेक्स्ट, अब आता है कि यहां पर आप देख रहे हो कि भाई हम सभी लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हिमालयास का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ किस तरीके से है। तो हम सभी लोग सबसे पहले एक मैप यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। ठीक है, ट्रांस हिमालयास। उसके बाद में हम जानते हैं कि दूसरा जो हिस्सा है ये आ जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयास। ठीक है, ग्रेट हिमालयास। फिर इसके बाद में हम जानते हैं तीसरा हिस्सा आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेसर हिमालयास। इसको मिडिल हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में फिर तीसरा हिस्सा आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालयास। ठीक है, शिवालिक हिमालयास। अब यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है, आप सभी लोगों ने ये तो पता ही है कि ये जो प्लेट है इंडियन प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली ट्रांस हिमालयास से स्टार्ट होती है। इसके आगे वाली जो प्लेट है ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। और यहां पीछे की तरफ जाएंगे तो ये वाली जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का, इन दोनों का जो डिवीजन होता है, जहां पर ये दोनों बीच में टूटे हुए हैं। अब आपको यह भी पता है कि भाई इस बीच में यहां पर टेथिस सी भी हुआ करता था। तो ये जो ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक में यानी कि जो ट्रांस हिमालय वाला ब्लॉक है, यहां पर दोनों प्लेट्स, एक तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी तरफ बीच में टेथिस सी वाली जो ओशनिक प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स जो है वो सबमर्ज कर गई होंगी। तो यहां पर हुआ होगा सबडक्शन। ठीक है, सबडक्शन हुआ होगा। और आपको पता है कि भाई सबडक्शन से क्या फॉर्म होता है? मैग्मा फॉर्म होता है। तो ये जो माउंटेन्स हैं, यानी कि ट्रांस हिमालयास के जो माउंटेन्स हैं, लाइक लद्दाख की रेंज हो गई, ये सारे जो माउंटेन्स हैं भाई, ये बने हुए हैं किससे? बैथोलिथ से। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, कि बैथोलिथ जो है वो एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है
या इस तरीके की एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होती है जो कि वॉल्केनो के मैग्मा के कूल डाउन होने से बनती है अर्थ के अंदर। तो आपको पता है कि वो प्लेट जो ओशनिक प्लेट है, टेथिस सी वाली जो टेथियन प्लेट है, वो छोटी सी थी जिससे कि ट्रांस हिमालयाज में लद्दाख जैसी रेंजेस उससे बनी। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि यहां दो चीजें हो रही हैं। एक चीज तो ये हो रही है कि यहां से एक प्लेट इस तरीके से नीचे मूव कर रही है और दूसरी प्लेट जो है वो इस तरीके से ऊपर मूव कर रही है। तो एक जगह नीचे मूव कर रही है, एक जगह ऊपर मूव कर रही है। सेम वे में यहां पर भी प्लेट जो है वो इस तरीके से धक्का दे करके आगे बढ़ रही है। तो यहां से ये ऊपर मूव कर रहा है और एक जगह जो है वो नीचे मूव कर रही है। तो जहां मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं थ्रस्ट का, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रही है इसको नाम देते हैं हम लोग फोल्ड का। तो हिमालयाज में जगह जगह पर फोल्ड है और जगह जगह पर थ्रस्ट है। फिर यहां पर आप देखते हैं कि ये शिवालिक रेंज है, यहां पर भी शिवालिक रेंज ऊपर उठी है लेकिन प्लेट का एक हिस्सा नीचे की तरफ चला गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान ये देना है कि यहां पर तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट थ्रस्ट बनते हैं। कौन कौन से थ्रस्ट बनते हैं? सबसे पहले ग्रेट हिमालय को बनाने वाला जो थ्रस्ट है यहां पर इसका नाम होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। यानी कि प्लेट का वो हिस्सा जो खुद तो नीचे भागा लेकिन उसने प्लेट को ऊपर उठा दिया। दूसरी तरफ तो क्या बना उससे, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट की वजह से क्या फॉर्म हुआ है? तो यहां पर हमारा आंसर होगा ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। खुद तो नीचे गया, ग्रेट हिमालय ऊपर उठाया। दूसरी तरफ लेसर हिमालयस का फॉर्मेशन किसने किया है? तो यहां पर आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट वो है जिसने लेसर हिमालयस को ऊपर उठाया है। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर वीडियो में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा पीछे करके उसको जरूर से देख लेना है। इसके अलावा तीसरा आ जाता है, इसको बोलते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो अब यहां तक हम सभी लोगों ने एक बात बड़े ही गौर से देखी है और इसको समझने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि अगर आप इससे आगे जाओगे तो फिर यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे नॉर्थ के प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदान के आगे जब आप जाते हो तो शिवालिक हिमालय हमें मिलता है। शिवालिक हिमालय को हम लोग हिंदी में यहां लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यहां पर लेसर हिमालय इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट हिमालय इसको महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय इसको हम लोग तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको वैसे ट्रांस भी कह देते हैं। तो आप सभी लोगों ने एक बात ये ध्यान देनी है कि ये जो बीच में एक बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री बताती है कि इन दोनों में कौन सी प्लेट जो है वो वेस्ट में है, कौन सी प्लेट ईस्ट में है, या कौन सी प्लेट चाइना की तरफ है, कौन सी प्लेट इधर इंडियन ओशन की तरफ है। तो ये सारे जो माउंटेन्स बने हैं तीनों के लिए मैं यहां पर अलग से एक मार्क कर रहा हूं जिससे कि आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन से माउंटेन की हम यहां पे बात कर रहे हैं और ये कौन कौन से माउंटेन्स हैं। बस एक सेकंड का समय देना। देखो, तो ये हमारा जो ग्रेट हिमालय है ये भी इंडियन प्लेट पर बना है। ये जो लेसर हिमालय है ये भी इंडियन प्लेट पर बना है और तीसरा जो शिवालिक हिमालय है ये भी इंडियन प्लेट पर बना है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि तीन घटनाएं और हो रही हैं और वो तीन घटनाएं क्या हैं कि प्लेट नीचे की तरफ भी भाग रही है। तो प्लेट यहां नीचे की तरफ भाग रही है और इसको बोलते हैं थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो उठा रहा है ग्रेट हिमालय को। फिर यहां पर हम देख रहे हैं कि फिर प्लेट नीचे की तरफ भाग रही है जो बना रही है उठा करके लेसर हिमालय को। फिर हम आगे देख रहे हैं यहां पर नीचे प्लेट फिर भाग रही है और उठा रही है ऊपर शिवालिक हिमालय को। तो तीन थ्रस्ट हमारे बनते हैं। एक तो बनता है हमारा मेन फ्रंटल थ्रस्ट यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स और शिवालिक के बीच में। दूसरा हमारा बनता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक के और लेसर हिमालय के बीच में। और तीसरा हमारा बनता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट लेसर हिमालय के और ग्रेट हिमालय के बीच में। अब आपके माइंड में यहां पर एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई कि कैसे हिमालय बना इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट में टकराने से, और कैसे ये धीरे धीरे मूव करती हुई प्लेट ऊपर गई है, और कैसे यहां पर इस इमेज के थ्रू भी हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये जो हिमालय है वो मैदानी हिस्से के आगे जहां पर ये छोटे छोटे ट्राइंगल जैसे मार्क बने हैं
कैसे यहां पर आप थ्रस्ट हमें अभी समझाकर पिछली वाली स्लाइड में थ्रस्ट के बारे में बता चुके हो, लेकिन यहां एक लाइन और बनी हुई है जहां पर लिखा हुआ है इंडस सांगपो सुचर जोन। तो ये इंडस सांगपो सच्चर जोन या सुचर जोन जो है ये क्या है? तो आपको अभी मैंने बताया कि हमारे पास प्लेट दो है। एक प्लेट है जिसको हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, और दूसरी प्लेट है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट के और यूरेशियन प्लेट के इनके बीच में आ जाती है इंडस सांगपो, इंडस सांगपो सुचर सुचर जोन। अब मेरी बात सभी लोगों को समझ आई? इंडस सांगपो सुचर जोन जो है ये बेसिकली किन किन के बीच में है? ये इंडियन प्लेट के और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। तो जरा यहां पर ध्यान दो, तो ये है आगे यूरेशियन प्लेट और ये है इस साइड में इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। तो क्यों हम लोग यहां बात कर रहे हैं इंडस सांगपो सुचर जोन के बारे में? तो क्या यही जोन होगी? ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से, क्या यही वाली जोन होगी? तो ऑब्वियसली यही वाली जोन होगी। तो ये हम सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम आगे यहां पर और ध्यान से देख लेते हैं। ये तो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये तो हो गया ट्रांस हिमालयन बैथोलिथ, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कह देते हैं, जिसमें ये लद्दाख वगैरह ये सब आ जाते हैं। इसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमारा पड़ेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि लद्दाख हिमालय, सॉरी, जो कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। फिर आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। तीसरा आ जाता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जो कि शिवालिक हिमालय और इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स इनके बीच में पड़ता है। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस समय पर यूट्यूब पर, तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको बहुत डिटेल में हम ले जाकर बात नहीं कर सकते। अगर आपने और डिटेल में इनकी स्टडी करनी है तो आप हमारे साथ में हमारे बैचेस के अंदर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर और डिटेल के अंदर हम आपको समझाएंगे। और अगर कोई भी आपका डाउट हो तब भी आप लोग कमेंट में यूट्यूब पर जरूर बताइएगा, जिस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही हम लोग हिमालयस की बात करते हैं तो यहां पर एक माउंटेन की भी बात दोस्तों होती है। यहां से एक नदी जो है वो इस तरीके से बहती हुई आती है, जिसको हम लोग यारलुंग, यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगपो या इंडस के नाम से जानते हैं, सॉरी, यारलुंग जांगपो या ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नाम की रिवर है, इसकी एंट्री होती है लगभग कुछ इस रीजन से इंडिया के अंदर, और जिस प्लेस से इसकी एंट्री होती है दोस्तों, उस प्लेस को नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं नामचा, नामचा बरवा। और इस नामचा बरवा नाम के प्लेस पर लगभग 7,782 मीटर ऊंचा ये माउंटेन है। और ये जो माउंटेन है ना, ये दोस्तों इस रिवर का एक यू यू शेप का एक टर्न पड़ता है इस एरिया में। यानी कि ब्रह्मपुत्र नाम की जो नदी है, ये हमारी यू शेप का एक टर्न लेती है बिल्कुल ठीक इसी एरिया से। तो इस एरिया के ऊपर नामचा बरवा नाम के माउंटेन पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के रीजन के अंतर्गत आता है, चाइना के बॉर्डर पर, तो इसके ऊपर यहां एक क्वेश्चन हमारा बन चुका है सीडीएस 2 2019 में। बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स टेक अ यू टर्न एट नामचा बरवा एंड एंटर्स इंडिया। तो क्या यहां पर आप सभी लोगों को नाम समझ आ गया? नामचा बरवा इसका नाम है। और पूछा गया है गंगा एंटर करेगी? नहीं करेगी। तीस्ता एंटर करेगी? नहीं करेगी। बराक एंटर करेगी? नहीं करेगी। कौन सी रिवर एंटर कर रही है? ब्रह्मपुत्र रिवर यहां पर एंटर कर रही है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहां पर यू शेप का टर्न बनाती हुई, टर्न लेती हुई एंटर करती है। ठीक है, यू शेप का टर्न लेती हुई एंटर करती है। तो आई होप आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर होगा। आप सभी लोग एक बार फिर से इस मैप को देख लीजिए, जिससे कि थोड़ी सी बातें और क्लियर हो जाएं। मैं थोड़ा सा पानी पीकर फिर क्लास को कंटिन्यू करता हूं। केवल 20 सेकंड के समय में स्टार्ट करते हैं।
थैंक यू एवरीवन। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सारी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, और अगर कहीं पर कोई भी डाउट आता है या कहीं पर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि सर ये वाला जो टॉपिक है ना एक बार और बता दो, तो मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर ज्यादा लोग उसके ऊपर लाइक कर देंगे, यानी कि ज्यादा लोग उसको चाहते होंगे उस पर वीडियो बने। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो नामचा बरवा नाम का दोस्तों माउंटेन है, ये जो नामचा बरवा नाम का माउंटेन है, ये क्लाउड से सराउंडेड रहता है। क्लाउड से सराउंडेड रहता है, और इसी वजह से इसका एक नाम यहां पर लिया जाता है, वो नाम है शाई मेडन। शाई मेडन, ये जरूर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, तो हो सकता है कि यहां पर यह चीज पूछ ली जाए। अक्सर मैं सभी लोगों से यह बात कहता हूं कि भाई वो भी लोग इंसान ही हैं जो लोग यूपीएससी, सीडीएस या एनडीए का या सीएपीएफ का पेपर बनाते हैं, या फिर वो सिविल सर्विसेज की बात हो या किसी भी एग्जाम की, स्टेट एग्जाम की बात हो, तो वो लोग जो पेपर बना रहे हैं उनके सामने भी एक चैलेंज होता है कि अगर बच्चे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को रट के आ जाएं और हमने प्रीवियस ईयर का कुछ डाल दिया, तो वो कैसे एक प्रॉब्लम के रूप में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर करके बैठे हैं, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालोगे, अगर यूपीएससी डाल दे या यूपीएससी में कोई टीचर डाल दे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा करके अगले पेपर में, मान लो 26 में पेपर होगा, पुराने क्वेश्चंस में से उठा के डाल दिया। अब कोई धुरंधर ऐसा भी हो सकता है जो पीछे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उधेड़ के चला गया हो, तो वो तो कर ही देगा, वो तो टॉप हो जाएगा, और अगर ऐसे बहुत सारे लोग हुए तो कितने ही लोग पास होने लगेंगे। तो कितना बड़ा चैलेंज है कि उनको नए क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो मैं ये बात जो बोलता हूं बार बार कि जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान उधर दिया कि ये आज तक नहीं आया है, इसके आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि चांसेस उसी के बनते हैं। देखो, नए क्वेश्चंस बनेंगे कहां से, अगर आप ये पकड़ लिया आपने, तो डेफिनेटली आप दूसरे लोगों से कम 10 कदम आगे निकल गए। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, और अगर बात समझ में आ गई हो ना, तो एक लाइक जरूर कर देना। देखो, नई जो टेक्नोलॉजी है, या नया जो जनरेशन है, नया जो समय है, या जो फॉरवर्ड थिंकिंग है, वो भाई कहीं अलग से नहीं आती, इसी समाज के लोगों में से आती है। तो अगर आपने वो लीक पकड़ ली, अगर आप लोगों ने उन लोगों के पीछे जाना शुरू कर दिया जो जानते हैं कि फॉरवर्ड थिंकिंग कहां से आ रही है, तो डेफिनेटली आप भी उस कतार में शामिल हो जाओगे जो सफलता तक आपको पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसी तरीके का देखो एक और क्वेश्चन सीडीएस 2 2021 में आया हुआ है। 4 पर्संस आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स घूम रहे हैं। टू हुम विल यू एडवाइस टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ब्लिजर्ड्स। तो आप ठंडी हवाओं से, ब्लिजर्ड जो है वो होती हैं ठंडी हवाएं, ठंडी तूफानी हवाएं भी इनको आप कह सकते हो। मैं यहां पे ब्लिजर्ड का नाम जो है वो डाल दे रहा हूं, ठंडी तूफानी या बर्फीली हवाएं, या बर्फीली स्थानीय हवाएं, या पवने भी कह सकते हैं, लोकल चिली या चिल्ड विंड्स। अब यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि भाई किसको एडवाइस करेंगे, अगर आप ठंडी हवाएं देखना चाहते हो, ठंडी हवाओं वाले एरिया को फील करने जाना चाहते हो, तो आपको पता है द पर्सन ट्रेवलिंग टू अरुणाचल, द पर्सन ट्रेवलिंग टू असम, द पर्सन ट्रेवलिंग टू त्रिपुरा, द पर्सन ट्रेवलिंग टू ओडिशा। तो देखो, आपको पता है ओडिशा में तो होता नहीं ऐसा, आपको कॉमन सेंस है, ये भी पता है आपको त्रिपुरा में भी ऐसा नहीं होता। हिमालय हम पढ़ चुके हैं, और हमें पता है कि हिमालय का एक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में अभी पीछे पड़ चुके हैं, कि अरुणाचल प्रदेश में इंक्लूड होता है हमारा शाई मेडन, या नामचा बरवा। और नामचा बरवा जो है वो भाई ऊंचा कितना है, तो 7784 मीटर की हाइट पर है। और हमें पता है कि हिमालय में 6000 मीटर से ऊपर आप कहीं भी जाओगे तो ये वो जोन है जहां पे आपको स्नो लगभग परमानेंसी में मिलती है, यानी कि स्नो तो मिलनी ही मिलनी है। तो ये बात ध्यान से समझ लेनी है कि सीडीएस 2 2021 में आया हुआ है। केवल अगर आप सही से स्टडी करोगे, मेरी गारंटी है सही से स्टडी करोगे, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको कि आप जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करके चले जाओ, और आप एग्जाम देके ना लौट करके आके इस वीडियो के ऊपर कमेंट करो कि सर कमाल कर दिया,
ये तो आपने जो दे दिया है रायता वो फैलता ही जा रहा है, वो तो किसी भी एग्जाम में फैल रहा है। तो ये गारंटी दे रहा हूं मैं, और ये गारंटी ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से दे रहा हूं। आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर चले जाओगे, आपको सिलेक्शन वाले बच्चे ही मिलेंगे, चारों तरफ सिलेक्शन वाले बच्चे घूम रहे हैं वहां पे। कोई रेलवे में है, कोई एनटीपीसी के थ्रू गया है, कोई एसएससी क्लियर करके गया है, कोई डिफेंस क्लियर करके गया है, कोई सीडीएस क्लियर करके गया है, कोई एनडीए क्लियर करके गया है, कोई सीएपीएफ क्लियर करके गया है। और भाई इनवाइट करते रहते लेकिन समय नहीं अपने पास जाने का। कई बार तो ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने काउंसलिंग दिलवाई बड़े बड़े अधिकारियों से, और बाद में फिर जब उन लोग सेलेक्ट हो गए तो उन अधिकारियों ने मुझे फोन किया कि भाई आप आओ एक बार मुलाकात करते हैं, इस चीज को थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान की कृपा से कभी ऐसा भी होगा कि किसी एक ऐसे मिशन पर भी हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे जहां आपकी काउंसलिंग की बड़े लेवल की व्यवस्थाएं हम इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर आ जाते हैं भाई कि हिमालयाज जो हैं, अब उसमें हम लोग थ्रस्ट की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगता है कि मैंने समझा तो आप लोगों को दिया ही है, लेकिन फिर बात आती है कि भाई नोट्स, सर नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। तो नोट्स यहां पर आप लोगों को मिल गए हैं। नोट्स के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हो, बोला गया है, बहुत अच्छे से समझ लेना कि क्या चीज यहां समझाएगी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको पता है किसके बीच में है, कि ग्रेट हिमालय के और लेसर हिमालय के बीच में है। फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट सर किसके बीच में है, कि सर लेसर हिमालय के और शिवालिक के बीच में है। फिर कि सर मेन फ्रंटल थ्रस्ट किसके बीच में है, कि सर शिवालिक के और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को ही नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। बात समझ आ गई होगी, यही एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। तो बस ये पीछे जो नोट्स दिए हुए हैं इनको थोड़ा सा और इन पर नजर डाल लेना, बाकी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर आता है कि अगर हम लोग हिमालयास को क्लासिफाई करें, हिमालयास को बांटें, तो क्या स्थिति होगी, तब कैसे हम उसको अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन, ये लैटिट्यूडनल या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके से क्लासिफिकेशन है हिमालयास का, कि अगर हिमालयास को हम लोग देखो, ये होते हैं लैटिट्यूड इस तरीके से, यानी कि हिमालयास को हम लोग हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टली अगर हिमालयास को डिवाइड करेंगे, तो अगर हिमालयास इस तरीके से डिवाइड हो, फिर एक दूसरी रेंज है कि सर ये एक रेंज हो गई हिमालयास की, कि सर ये एक रेंज हो गई हिमालयास की, इस तरीके से हम लोग 1 2 3 इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला पार्ट हमारा आ जाएगा शिवालिक हिमालय। क्या इंपॉर्टेंट है, ये आउटर हिमालय है, हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है, इसको हम लोग शिवालिक हिमालय, जो कि उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है शिवावाला। तो हिमालय पर जब स्टडी हुई तो शिवावाला में स्टडी हुई कि आउटर हिमालयास की रॉक्स कैसी हैं, तो वहीं से नाम पड़ गया शिवालिक हिमालय। लगभग 1000 मीटर के आसपास हाइट के माउंटेन्स यहां पर हैं, यंग है, सबसे रिसेंट में बना है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की वजह से यह बना हुआ है, और प्रोन है लैंडस्लाइड के और दून्स के, यहां पे फॉर्मेशन हमें काफी देखने को मिलता है। फिर आता है दूसरा हिस्सा जिसको हम लोग लेसर हिमालयास भी कह देते हैं, मिडिल हिमालयास भी कह देते हैं। जनरली हिमाचल वाला जो एरिया है वो सबसे ज्यादा फेमस है इसके लिए, और लगभग 4000 मीटर के ऊंचाई के नॉर्मल माउंटेन्स यहां पर देखने को मिलते हैं। हाईली फोल्डेड है, काफी ऊंचाई की घाटियां हमें देखने को मिलती हैं, पर्वत देखने को मिलते हैं, और हिल स्टेशंस यहां पर बहुत सारे गहरी गहरी घाटियां देखने को मिलती हैं। फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा ग्रेट हिमालय, जिसको महानतम हिमालय कहते हैं। ये हिमाद्री या फिर इनर हिमालयास के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये लगभग 6000 मीटर से ऊपर एवरेज हाइट का है। यहां पे लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और परमानेंट स्नो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 6000 मीटर से ऊपर अगर आप जाओगे तो वो रीजन होता है परमानेंट आइस या परमानेंट स्नो का। तो देखो, जो बातें मैंने बताई वो लिखे हुए फॉर्मेट में आपके पास मौजूद है। पीडीएफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स बनाओगे तो इस पीडीएफ में से क्रिस्प कंटेंट निकालना एक कैडेट की जिम्मेदारी होती है। कैसे उसको अपनी लीडरशिप स्किल्स को निखारना है, कैसे अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को एक नया रूप देना है, कैसे उसके अंदर ओज पैदा करना है, चमक पैदा करनी है, कैसे टीचर के प्रोवाइडेड नोट्स में से, अपने गुरु के प्रोवाइडेड नोट्स में से क्रक्स निकाल लेना है, और कैसे गुरु से भी आगे बढ़ जाना है गुरु का आशीर्वाद लेके। तो ये सारा कुछ एक लीडर पर, एक नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो मेरी पूरी आशा है कि हम लोग ग्रुप में लगातार इस तरीके की बातें करेंगे, जिससे कि ऐसा व्यवहार स्टैब्लिश हो
जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे करके उनको बढ़ाता चला जाए। तो ये ध्यान रखना है, इसमें से शॉर्ट नोट्स बनाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आगे जाते हैं, हम लोग एक एक करके बात करते हैं। शिवालिक रेंज, जिसको हम लोग जनरली आउटर हिमालयास के नाम से जानते हैं, तो क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये कैसा है भैया, ये एक यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, अनकंसोलिडेटेड सैंड ग्रेवल पेबल यानी कंकड़ पत्थर बजरी बालू से बना हुआ है, प्रोन है अर्थक्वेक के, जल्दी से लैंडस्लाइड हो जाती हैं। शिवालिक हिमालय के और लेसर हिमालय के लॉन्ग वैलीज जो हैं उनको दून या दून्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें मौजूद जो घाटियां हैं उनको दून घाटियां हम लोग कह देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां आप देख रहे हो देहरादून शहर आपने सुना होगा, कोटली दून है, पाटली दून है, चंडीगढ़ दून है, कालका दून है, ये सारे घाटियां यहां पर मौजूद है। ये एक पुराना ब्रिटिश पीरियड का फोटो है, तो जब मैं ये बना रहा था स्लाइड तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको इंक्लूड कर दूं, तो आपको एक बात समझ आ जाए कि भारत में आने के बाद ब्रिटिश ने सबसे पहला डेरा हिमालयास के अंदर डालना शुरू किया, क्योंकि वहां पर मौजूद थे घने जंगल, और घने जंगलों से उन्होंने रेलवे के पटरियों के लिए ट्रैक के बीच में पड़ने वाले जो कि स्लैब होते हैं लकड़ी के, आपने देखा जो बाद में सीमेंट से बनने लगे, उनको लकड़ियों से बनाना शुरू किया। और उसके लिए उन्होंने भारतीय जंगलों में, हिमालयी जंगलों में मौजूद एक बहुत ही प्रसिद्ध पेड़ जिसको हम लोग ओक कहते हैं, शराब को लंबे समय तक रखकर उसको एजिंग की जाती है उसकी। तो आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी किसी भी बोतल को आप लेंगे, जैसे शिवास रीगल है, 12 साल 14 साल इनको रखा जाता है। आपने सुना होगा ओल्ड मॉन्क की ट्रिपलेक्स रम है, जिनको ऑलमोस्ट 7 ईयर्स 12 ईयर्स रखा जाता है। तो इनको ओक के बने के जो बैरल होते हैं, लकड़ी के जो डब्बे होते हैं, उन डब्बों के अंदर रखकर छोड़ दिया जाता है और उसकी कीमत बढ़ती है। अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना इनकी ऐसी तैसी कर दी जाए, और इन्होंने पूरे पेड़ साफ कर दिए से। तो आज अगर भारत दुनिया भर में शराब इंडस्ट्री में अगर पैसे कमाना चाहता है, जो कि भारत में लोग कमा रहे हैं उल्टा विदेशों से, तो अगर हम खुद के पैसे भी बचाना चाहते हैं तब भी हमारे पास आज ओक नहीं है। अभी आगे इस पर देखेंगे कैसे, ये सिर्फ बात नहीं है बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ये मैं आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा इसी स्लाइड के अंदर। तो आगे हम बात करेंगे, इस तरीके से हम सेकंड वाली स्लाइड पर पहुंच चुके हैं, जिसमें कि बात आती है लेसर हिमालयास की, जिसमें कि हम लोग लेसर हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं उनमें शिमला आ जाता है, नैनीताल आ जाता है, मसूरी सुना होगा, दार्जिलिंग जरूर आपने सुना होगा, बंगाल में पड़ता है। फेमस वैली में कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, कश्मीर वैली है, इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। कॉन्टेन यानी कि यहां पाए जाते हैं पीर पंजाल की रेंजेस, धौलाधार की रेंजेस, नाग टिब्बा की रेंजेस, ये सारी रेंजेस हिमालय की यहां पर पाई जाती हैं। ये बीच वाली रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड वाली की, जिसको लेसर हिमालय कहते हैं। थर्ड तो थर्ड हमारा फिर आ जाता है जिसको हिमाद्री कहते हैं या ग्रेट हिमालय कहते हैं। हाईएस्ट है, कंटिन्यूअस यानी सबसे लंबी लगातार रेंज है, थ्रू आउट द ईयर यानी लगातार वर्ष भर यहां पर इनकी चोटियों पर बर्फ जमी रहती है, हिमखंड यहां पर पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजुंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, ऐसी कुछ हाईएस्ट पीक्स हमें यहां देखने को मिलती हैं। सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, बाल्टोरो जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, और यहां लगातार बर्फ से पिघलकर पानी जो बनता है उससे नदियां बनती दिखाई देती है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और इसी तरीके की बहुत सारी नदियां उन क्षेत्रों से निकलती रहती हैं, जिनमें अलकनंदा जैसी नदियां भी शामिल हैं। जब हम लोग हिमालय के डिवीजन की बात करते हैं तो हम दो प्रकार के डिवीजन देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल था, जिसमें हम लोग हिमालय को इस तरीके से बांट रहे थे। अब हिमालय पाया तो ऐसे ही जाता है, अब हम हिमालय को ऐसे काट कर पढ़ेंगे। हिमालय में से जो नदी निकलती हैं, उन नदियों के बीच में आने वाली श्रृंखलाएं, जैसे नदी ए और नदी बी के बीच में जो हिमालय पड़ता है, इसी तरीके से नदी बी और नदी सी के बीच में जो हिमालय पड़ता है, इस तरीके से हम हिमालय को पढ़ेंगे, जो कि हिमालय का वर्टिकल क्लासिफिकेशन कहा जा सकता है, या लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल क्लासिफिकेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब लैटिट्यूडनल, क्योंकि आप जानते हो कि लैटिट्यूड जो है वो इस तरीके से होते हैं और लॉन्गिट्यूड जो है वो इस तरीके से होते हैं। तो अब लॉन्गिट्यूडनल या देशांतरीय क्लासिफिकेशन या देशांतरीय विभाजन हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं कि हम लोग अब देशांतरीय या क्षेत्रीय विभाजन हिमालय का पढ़ेंगे। यह पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन की, इसको मैं एक अलग
जोन यहां पे इंक्लूड कर देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों के दिमाग में बना रहे कि हम बात जो कर रहे हैं वो इस चीज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है, इसको हिमाचल और पंजाब दो नाम दिए जाते हैं। यह सिंधु नदी के और सतलज नदी के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र है। यहां पर पाई जाने वाली जो रेंजेस हैं, जिनमें धौलाधार, पीर पंजाल, कांगड़ा, कुल्लू, इस तरीके से घाटियां और पर्वत आ जाते हैं। दूसरा, कुमाऊं भाषा बोलने वाला कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज के और काली नदी के बीच में आ जाता है। यह नेपाल की सीमा तक जाता है। नेपाली पश्चिमी सीमा तक यह जाता है और शुरू होता है सतलुज नदी से, यानी कि हिमाचल से शुरू हो जाता है, जिसमें नंदा देवी, त्रिशूल जैसी घाटियां और ग्लेशियर शामिल हो जाते हैं। नेपाल हिमालय की बात करें तो यह काली और तीस्ता नदियों के बीच में आ जाता है। तीस्ता हम सभी लोग जानते हैं, भारत में सिक्किम के पास से एक जगह से निकलने वाली एक नदी है, जो कि आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता बड़ी एक प्रसिद्ध झील है सिक्किम के अंदर, और वो झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताओ, और मैं उस कमेंट के ऊपर लाइक करूंगा आपके कमेंट के ऊपर, और आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ध्यान दिया, समय निकालकर सर्च किया और सर्च करके कमेंट करा, वापस वीडियो पर आकर के इतनी ये जो प्रोसेस है इसके दौरान आप लोग सीख गए हो कि वो कहां से निकलती है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। आगे एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और मकालू जैसी ऊंची चोटियां यहां पर पाई जाती हैं। बाकी आ जाता है हमारा पूर्वी हिमालय, जिसमें ईस्टर्न हिमालय में तीस्ता के और दिबांग नदियों के बीच में ये मौजूद है। पटकाई, नागा, मिजो, खासी, जयंतियां जैसी पहाड़ियां इसमें आ जाती हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे सीडीएस गुरुकुल टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। किसी भी समस्या या किसी भी सुझाव के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। और सीडीएस गुरुकुल टेलीग्राम और सीडीएस गुरुकुल इंस्टाग्राम पर जुड़ करके लगातार अपनी पसंद की डिफेंस संबंधित वीडियोस, जो कि ब्रेवरी का, साहस का, या फिर इच्छा शक्ति की अदम्यता का प्रतीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस लगातार आपको हमारे साथ मिलती रहती हैं। बात हम करते हैं जो ट्रांस हिमालयन क्लासिफिकेशन है नॉर्थ ऑफ हिमाद्री, यानी अब बात करते हैं कि भाई अब ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, इसके अलावा ये तो तीनों इंडियन प्लेट पर मौजूद है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इंडियन प्लेट से दूर मौजूद यूरेशियन प्लेट पर बने हुए हिमालय के बारे में। यूरेशियन प्लेट पर बने पर्वत, तो कौन कौन से पर्वत यूरेशियन प्लेट पर बने हैं, उनको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे पास बीच में सांगपो सचर जोन आ जाती है, इंडस सांगपो सचर जोन आ जाती है, IATSZ, जिसके अगर आप लोग साउथ में जाते हैं तो आपको मिलता है इंडियन प्लेट, आपको मिलता है इंडियन प्लेट। और अगर आप इसके नॉर्थ में आ जाते हैं तो इसको मिलता है यूरेशियन प्लेट। इसको मिलता है यूरेशियन प्लेट अगर आप इसके नॉर्थ में आ जाते हैं। तो यहां पर मौजूद है, आपने सुना होगा, काराकोरम नाम की बड़ी प्रसिद्ध श्रृंखला यहां पर मौजूद है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर है, वर्ल्ड का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर इसको मानते हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन जैसी लगभग 8611 मीटर ऊंची दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यहां मौजूद है। लद्दाख की रेंज यहां पर मौजूद है, जिसके पास से होते हुए निकलती है दुनिया की प्रमुख नदी, जिसको हम लोग सिंधु के नाम से जानते हैं। कोल्ड डेजर्ट यहां पर पाया जाता है लद्दाख का। इस वेजिटेशन है, जास्कर रेंज आ जाती है, जहां पे इंपॉर्टेंट पासेस और ग्लेशियर वैलीज हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं हमारे उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के बारे में। आप सभी लोग जानते हो कि भारत में राज्यों की राजधानियों को पूछे जाने के सबसे प्रमुख प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट से फ्रेम होते हैं। कहां से फ्रेम होते हैं? पूछा जाता है भाई मेघालय की कैपिटल बताइए, तो मेघालय की कैपिटल जो है उसका नाम है शिलोंग। दूसरी तरफ आ जाता है कि भाई बताइए असम की कैपिटल क्या है, तो यहां पे आप देख सकते हो दिसपुर है। अरुणाचल की कैपिटल क्या है, तो ईटानगर है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा है। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल है। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला है। और साथ ही साथ सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो गंगटोक है। नॉर्थ ईस्ट का इसको द्वार कहा जाता है, पूर्वी द्वार इसको कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट या पश्चिम या पूर्वी भारत का द्वार इसको कहा जाता है। साथ ही साथ यहां पर हम जानते हैं कि बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है
और कुछ होमवर्क यहां पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उस होमवर्क को करिएगा और मुझे बताइएगा कि नॉर्थ ईस्ट की, सबसे पहला प्रश्न है नॉर्थ ईस्ट की, और नॉर्थ ईस्ट से मैं आपको बता दूं सिक्किम को शामिल नहीं कर रहे हैं, केवल सेवन सिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में मोलेसिस बेसिन कहां लोकेट करता है? मोलेसिस बेसिन नॉर्थ ईस्ट में कहां लोकेट करता है, इसकी लोकेशन क्या है, ये आप लोगों ने बताना है। सीडीएस के स्टूडेंट्स होने के नाते और सीएपीएफ की प्रिपरेशन को सीख करने के नाते, और साथ ही साथ अगर एसएससी सीजीएल सीपीओ की प्रिपरेशन भी आप कर रहे हो, तब भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ध्यान दें। ये लगातार प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाने वाले दो खतरनाक क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर अच्छे अच्छे लोगों का दम निकल जाता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, क्वेश्चन से काफी रिलेटेड है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट आंसर यहां से आपको नहीं मिलेगा। पूर्वांचल की रेंजेस की बात करें तो पटकाई की जो रेंज है वहां पर हमें मिल जाती है दाफा बूम नाम की पीक, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और साथ ही साथ दाफा नाम की यहां पे जो पीक है वो लोकल ट्राइबल नाम से भी जानी जाती है, लोकल ट्राइब्स भी हैं, और ये फोल्डेड हिल्स हैं हिमालय के अंदर। नागा हिल्स आ जाती हैं जो कि सारामती नाम की इसकी 3841 मीटर ऊंची चोटी है, नागालैंड म्यांमार के बॉर्डर पे लोकेट करती है, और एक कल्चरल सिंबल है नागास के लिए, ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है। इसके बाद आ जाती है मिजो हिल्स जिनको लुशाई हिल कहते हैं, और ब्लू माउंटेन जिसको फांगपुई के नाम से जानते हैं, क्या यही है मोलेसिस बेसिन? आगे आते हैं, मिजोरम की अंदर ये लोकेट करती है, और ये हाउस ऑफ गॉड्स के नाम से फांगपुई उस भाषा में इसका मीनिंग या अर्थ है। मणिपुर बात करें तो इसमें माउंट ईसो जो कि चोटी है मणिपुर की, और मणिपुर के दो रीजन्स हैं जिसको सेनापति उखरुल क्षेत्र कहते हैं, वहां ये लोकेट करती है, और ईसो दुस्को के नाम से दुस्को वैली में इसको जाना जाता है। ये फॉरेस्टेड यानी कि पर्वतीय पहाड़ियों में गिनी जाती है। इसके अलावा बात करें गारो जो कि मेघालय की बड़ी प्रसिद्ध है, नौकरेक यहां पर मौजूद है, क्या बताएं फटाफट कमेंट करके, नौकरेक नाम का कोई बायोस्फीयर रिजर्व भी है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए टोटल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या क्या है, और सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व यानी 18th बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? दो क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? दूसरा क्वेश्चन, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या क्या है? नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को आंसर करना है कमेंट के अंदर। और थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आ गया तो आंसर नहीं कर पाएंगे 98% बच्चे। क्वेश्चन है, भारत में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत कितने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में बायोस्फीयर रिजर्व में से शामिल हैं? भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से कितने इंटरनेशनल जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का उसमें शामिल है? यानी कि इंडिया में है लेकिन इंटरनेशनल नेटवर्क में उनको शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चन यहां से मैंने आपको दिए। गारो हिल्स सेक्रेड है गारो पहाड़ियों पर रहने वाली गारो जनजातियों के लिए। इसी तरीके से खासी पहाड़ियां हैं जिनमें लुशालोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी है जो कि शिलोंग में स्थित है, ईस्ट खासी पहाड़ियों में मेघालय में पाई जाती है, और लुम जो है ये खासी भाषा में इसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा प्लेटो यहां पे अपलिफ्ट हुआ जिससे ये बन चुकी है। लास्ट में एक यहां पे जयंतियां पहाड़ियां भी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयंतियां पहाड़ी, यहां दो सबसे प्रमुख गारो और खासी जैसी जनजातियों का मुख्यालय यहां पर मौजूद है, ये सभी लोग यहां इकट्ठा होते हैं। अगर हम हिमालय रेंज की बात करें तो दोस्तों कुछ चीजें यहां कॉमन वेजिटेशन पर भी पूछी जाती हैं, जैसे शिवालिक की जो रेंज है, शिवालिक के जो फुट हिल्स हैं, शिवालिक के जो दक्षिणी हिस्से हैं, उनमें मैदानों के पास मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं जिसमें साल, इंडियन रोजवुड जिसको शीशम कहा जाता है, अकसिया, बेम्बू और खैर, ये पेड़ हमें देखने को मिल जाते हैं। लेसर हिमालयास जिसको हिमाचल रेंज कहते हैं जो 3000-4000 मीटर की 4500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, इसमें टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं जिनमें ओक, ध्यान देना, ओक, रोडेडेंड्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेस्टनट, एल्म, मैपल, वॉलनट, चीर पाइन जिसको लोअर बेल्ट में चीड़ कहते हैं वो हमें देखने को मिलता है। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय क्या मिलता है? एल्पाइन फॉरेस्ट है, एल्पाइन शर्ब्स एंड पैस्चर्स हमें देखने को यहां मिलते हैं, जैसे जूनिपर हो गया, बर्च हो गया जिसको भोजपत्र कहते हैं, ब्लू पाइन हो गया,
सेडार जिसको देवदार कहते हैं, फर हो गया, स्प्रूस हो गया, लाइकेन हो गए और एल्पाइन ग्रासेस हो गई। ये हमें ग्रेट हिमालय के अंदर देखने को मिलने वाली वेजिटेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो स्नो लाइन स्टार्ट हो जाती है, ये टुंड्रा स्नो डेजर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मॉसेस, लाइकेन्स, कोई बड़ी पेड़ों की प्रजाति हमें देखने को नहीं मिलती 5000 मीटर के आगे। ईस्टर्न हिमालयाज और सिक्किम, अरुणाचल वाले क्षेत्रों में बात करें तो यहां पे सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो रेनफॉल है वो ज्यादा होता है, 200 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र के अंदर होती है, मेघालय के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर रोडोडेंड्रॉन, जिसको वाइड लेवल पर देखा जाता है, बेम्बू, फर्न, ओक, ऑर्चिड और मैग्नोलिया की प्रजातियां। ट्रांस हिमालय जो कि लद्दाख का क्षेत्र है, काराकोरम का, ये ड्राई अल्पाइन क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन यहां देखने को मिलती है, जिसमें जनरली जूनिपर, विलो, पॉपुलर, इसके बाद छोटे मोटे श्रब्स और ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। जो बैट क्रिकेट के होते हैं वो विलो नाम की लकड़ी से बनाए जाते हैं, हालांकि वो इंग्लिश विलो होता है, लेकिन विलो भारत में भी लद्दाख क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, स्पेशली ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के अंदर, लद्दाख और काराकोरम में। अब यहां पर मैं आपको कुछ पेड़ों की प्रजातियों के बारे में बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये प्रजातियां हिमालय में पाई जाती हैं और जल्दी ही देखने वाले हैं कि इस पर क्या क्वेश्चन बन चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। ओक, जिसको दोस्तों हिंदी में बलूत या बांज पेड़ के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया कि वाइन के, विस्की के या रम के या फिर आपकी जितनी भी ब्रांडी है या फिर जिन है, इनके सभी प्रकार के जो एल्कोहल ब्रांड्स हैं, एल्कोहल क्लासिफिकेशंस हैं, उनको स्टोर किया जाता है। तो ये हमारे यहां से खत्म हो चुका है। ये उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में, अरुणाचल में पाया जाता था लगभग 1500 से 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पर। मैपल, जिसको खरशु कहते हैं, मैपल नाम का एक पेड़, ये हमें भारत में देखने को मिलता था, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम में 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता था। इसके अलावा ये भी कम संख्या में बचा हुआ है। रोडोडेंड्रॉन की बात करें, इसको बुरांश या लाली गुरास के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के बुराश क्षेत्र में, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल में लगभग 3600 मीटर के एल्टीट्यूड तक मिलता है। बर्च, जिसको हिमालयन बर्च कहते हैं, विशेष रूप से आपने सुना होगा ताड़पत्र और भोजपत्र, जिन पर पुराने समय में, प्राचीन काल में लेखन कार्य किया जाता था। ये एक तरीके से भारत में बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए, लिखे हुए ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए, उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए इन पर लिखते थे। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर लगभग 4500 मीटर की हाइट तक ये ग्रेट हिमालयाज में पाया जाता है। लॉरियल, जिसमें आपने साबुन सुना होगा, लॉरियल पेरिस, तो लॉरियल जो है ये काफल, कालीकिरी या मधुका, विशेष रूप से मधुका परिवार का ये वृक्ष है, और ये उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में लगभग 2500 मीटर की हाइट तक हमें लेसर हिमालयाज में देखने को मिलता है। मैग्नोलिया की बात करें तो चंपा इसको कहते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है। भारत में मध्यकालीन और प्राचीन कालीन महिलाओं के नाम भी इससे, वृक्ष से कॉपी करके रखे जाते थे। सिक्किम, अरुणाचल या जो उत्तराखंड की मॉइस्ट बेल्ट है, लगभग सेंट्रल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज वाले रीजन में पाया जाता है। देवदार, जिसको कॉनिफर कहते हैं, हिमाचल में, कश्मीर में, उत्तराखंड में लगभग जो लेसर हिमालयाज वाला रीजन है वहां मिलता है। इसके अलावा फर, जिसको सिल्वर फर कहते हैं, बांज फर, तिल्लू फर कहते हैं, ये भी कश्मीर के अंदर और हिमाचल के अंदर लगभग 3500 मीटर के एल्टीट्यूड तक लेसर हिमालयाज में देखने को मिलता है। ब्लू पाइन, जो कि नील पत्थर कायल या चीड़ की एक प्रजाति का पेड़ है, ये कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगभग 3300 के मीटर के एल्टीट्यूड पर देखने को मिलता है, और ये भी लेसर हिमालयाज के अंदर है। इसके अलावा जूनिपर की बात करें, जिसको हापुष्प या बबूगश के नाम से जाना जाता है, लद्दाख के, हिमाचल के और उत्तराखंड के अंदर ग्रेट हिमालयाज की ऊंचाइयों पर देखने को मिलने वाला एक वृक्ष है। शीशम, जिसको रोजवुड कहते हैं, ये मैदानी हिस्सों में, शिवालिक हिमालयाज के अंत वाले क्षेत्रों में, हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में, ये इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कैजूनट, जो कि काजू का पेड़ है, कई बार ये कोस्टल रीजन में, वेस्टर्न घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन हिमालयाज के अंदर नहीं मिलता। अब ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमें यहां पर एनडीए के अंदर देखने को मिला, सीडीएस में भी मिला है, लेकिन पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। और लेटेस्ट 2023 के एनडीए के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, देखो ज्ञान अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर को सॉल्व करना। अभी अभी पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन,
जब ये क्वेश्चन सामने होते हैं तो बड़ा डराते हैं, बड़ा धमकाते हैं, हार्ट बीट बढ़ा देते हैं भाई। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ज्ञान हो तो हमारे अंदर साहस देकर चले जाते हैं। देखो कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीशीज आर फाउंड ऑन हिमालयास? ओक पढ़ चुके हो, बिल्कुल जी पाया जाता है। रोडेडेंड्रॉन, बिल्कुल जी पाया जाता है। रोजवुड, रोजवुड, शीशम, क्या बोला था, हिमालय के फुट हिल्स में पाया जाता है। हिमालय में नहीं पाया जाता, हिमालय के फुट हिल्स, मैदानी हिस्सों में। तो क्या आंसर होगा यहां पर? पहली बात तो 1 2 3 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बुद्धि में से निकाल देना इसको। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1 और 2। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या ये सही से स्टडी करने के बाद, अगर वाकई में सही से पढ़ लिया, अगर वाकई में थोड़ा सा भी ईमानदारी से पढ़ा है, इस दुनिया में अगर आप प्रकृति से भी कुछ सीख लोगे तब भी आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। नेचर बेईमानी नहीं करती, नेचर करप्ट नहीं है। अगर आप गेहूं का बीज लगाओगे तो गेहूं ही पैदा होता है। गरीब किसान गेहूं का बीज लगाए, चाहे अमीर किसान गेहूं का बीज लगाए, लेकिन पैदा गेहूं ही होगा। अगर आप किसान और आपने अगर सरसों का बीज बोया है, आपने अगर कस्टर्ड एप्पल का बीज बोया है, तो आप मैंगो की उम्मीद नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि नेचर में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, नेचर में गलती नहीं हो सकती, करप्शन नहीं हो सकता। वहां जो दिया है वही मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप नेचर से भी ये चीज सीख लोगे कि अगर पढ़ोगे तो मिलेगा भाई, उसका रिजल्ट मिलेगा। अब फिर सवाल आता है कि कितना पढ़ूं? तो आपने हर कहीं बीज नहीं फैला देने, खेत में ही फैलाने हैं। आप जाकर के उनको अगर फैला दोगे किसी चट्टान के ऊपर तो उगने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। तो मेहनत तो बहुत की, फल नहीं मिला। फिजिक्स कहती है कार्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक दीवार ना गिर जाए। कितना भी बल लगा लो, लेकिन जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक कार्य ही नहीं माना जाएगा। तो आप अपने आसपास के पर्यावरण से, प्रकृति से, नेचर से, आसपास के लोगों के, जीवों के बिहेवियर से, उनके पैटर्न से भी बहुत चीजें सीख सकते हैं। और अगर ये बात समझ आ रही हो ना तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या ईमानदारी से की गई मेहनत का फल नहीं मिलता है? क्या ईमानदारी से की गई मेहनत का? अभी आपके सामने है, चुटकियों में हम क्वेश्चन कर पाए। आगे देखते हैं। इसी तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू द टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ द हिमालयाज? क्वेश्चन की लैंग्वेज खतरनाक हो सकती है। सीडीएस 2 2023, एनडीए 1 2023। क्या आपको यहां पर कोई संभावना नहीं लग रही है कि जो पेपर बना रहा है वो एक ही आदमी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वही पेपर बना रहा है और उसने सोचा कि पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन इधर रखा था, एक उठा के चलो थोड़ा मिला के इधर रख देता हूं। क्या बोला है? लैंग्वेज को डिफिकल्ट कर दिया बिकॉज सीडीएस के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है भाई डरने वाले तो है नहीं। Which one of the following set of the trees does not belong to the temperate floral zone of the Himalayas? सबसे पहले बात करते हैं मैग्नोलिया की, ठीक है, और कैजू नट की, काजू की। फिर बात करते हैं ओक एंड मैपल की। पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है जी। रोडेडेंड्रॉन्स हिमालय में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है जी। लॉरियल पेरिस के नाम पर ध्यान रखा गया था, लॉरियल्स भाई बिल्कुल। बर्च बिल्कुल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इसका मतलब जब ये तीनों पाए जाते हैं तो नॉट बिलोंग टू का आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए भाई? कैजूनट एंड मैग्नोलिया। अब बताओ, अगर सही से पढ़कर गए होते, इन बातों को समझते होते, थोड़ा सा भी अगर आपने, मैं तो कह रहा हूं अगर आपने ऊपर ऊपर से भी पढ़ लिया है ना भाई, तो 100% आप पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप उसी से ले आओगे। कोई बहुत भयंकर मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। 20 क्लासेस से ही मैं गारंटी ले रहा हूं ज्योग्राफी में आपको 70% मार्क्स दिलाने की, 20 क्लासेस से केवल। और बाकी आप ना पढ़ो, अगर आप ना पढ़ो तो भाई मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है। मैं कोई यहां पे आपको साड़ी पहन के नहीं पढ़ा सकता, मैं कोई लिपस्टिक पहन के नहीं आपको लगा के नहीं पढ़ा सकता आपको, मैं यहां पे जय महाकाल करके भी नहीं पढ़ा सकता आपको। लेकिन हां यह बात जरूर है कि जीवन में दिन भर अगर 2-4 घंटे मजाक करने के बाद डेडिकेटेडली अगर आप पढ़ने आए हो तो पढ़ लो भाई ईमानदारी से। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में आ जाओ, मजाक क्या होता है वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे पास जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनके बारे में। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट क्या हाईएस्ट माउंटेन है ग्लोबली। पूरे विश्व भर में लोगों ने इस पर चढ़ने में बहुत पैसा खर्च किया है। सबसे पहले इस पे
जो लोग चढ़े हैं उनमें शेरपा, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ये 1953 के अंदर इन्होंने क्लाइम किया था मई में। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग छोगरी के नाम से जानते हैं, लड़की वाला छोकरी नहीं है, छोगरी है, ध्यान रखना। 8611 पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान चाइना सीमा पर मौजूद है। इसके अलावा कंचनजोंगा जो कि 8586 मीटर की हाइट पर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे सिक्किम के अंदर मौजूद है। और लोहत्से जो कि भारत और नेपाल की चाइना और नेपाल की सीमा पर एवरेस्ट मैसिव के नाम से जाना जाने वाला 8516 मीटर एल्टीट्यूड का माउंटेन है। फिर मकालू है 8485 मीटर की हाइट पर नेपाल चाइना सीमा पर। छोयू जो कि नेपाल चाइना सीमा पर। सातवीं सबसे ऊंची धौलागिरी लगभग 8161 नेपाल। इसके अलावा मनासलू जो कि 8163 नेपाल। अगला है नंगा पर्वत जो कि 8126, ये पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर। अन्नपूर्णा 1 8091 नेपाल के अंदर। अब डायरेक्ट देखो किस तरीके के क्वेश्चंस, अगर आप बेसिक भी करके गए हो तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, CDS 2 2022 के अंदर आया हुआ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। देखो ध्यान से क्या बोला है, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। भाई अगर अंडमान के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो पता होगा कि ये हाईएस्ट है, ठीक, ये हाईएस्ट। माउंट थुलियर भी मौजूद है, माउंट सैडल पीक भी मौजूद है, डियावोलो भी मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि ये मौजूद है ही नहीं वहां पर। भाई ये मौजूद नहीं है, ये कहां मौजूद है? अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, ये नेपाल के और चाइना के बॉर्डर पर है। यही बात है ना, नेपाल के और चाइना के बॉर्डर पर है। और भाई आपको यहां आया था लॉट से 8516 मीटर की हाइट की ये चोटी है, जो कि हिमालय की दुनिया की सबसे ऊंची चौथी पीक मानी जाती है। दुनिया की 4th हाईएस्ट पीक इसको माना जाता है। तो क्या ये बात हमें समझने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हो सही से तो क्या प्रीवियस ईयर नहीं निकलेगा? कौन कहता भी प्रीवियस ईयर नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो आपने सभी ने क्लियर कर लिया। अब यहां पर देखो, काराकोरम रेंज हो, काराकोरम की रेंज हो, या फिर दोस्तों रेंज हो लद्दाख की, या फिर रेंज हो जास्कर की, या फिर उसके बाद में रेंज हो ग्रेट हिमालय की, तो क्या आप सभी लोग ये कह सकते हो कि ये वाली जो रेंजेस हैं ये भाई हैं किसकी? ट्रांस हिमालयास की। ये किसकी हैं? ट्रांस हिमालयास की रेंजेस। किसकी रेंजेस है ये? ट्रांस हिमालयास की रेंजेस। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक स्लाइड यहां पर मौजूद है जिसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर दिया हुआ है कि हमारे जो साउथ इंडिया के, जो साउथ के पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं, जो पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं वो भाई कहां मौजूद हैं और कितने हैं, और उनकी जो हाईएस्ट पीक है उनकी हाइट क्या है, वो लिस्ट यहां पर दी हुई है। इवन वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट, उत्तराखंड की हाईएस्ट, मिजोरम की हाईएस्ट, नागालैंड की हाईएस्ट, धूपगढ़ सतपुड़ा में हाईएस्ट, ईस्टर्न घाट अरावली और इंडिया में हाईएस्ट, सारा यहां पर बताया गया है। और विद जितने भी माउंटेन्स हैं उनके नाम, उनके नंबर, और उन नंबर्स के साथ में उनका ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है। जैसे नंबर है, नंबर भी यहां पर सभी जगह पर पड़े हुए हैं। अब आते हैं भाई, अब हम बात करते हैं यहां पर इंडिया में पाए जाने वाले वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन की, ओल्डेस्ट माउंटेन की, जो अपने टाइम पर एक फोल्डेड माउंटेन हुआ करता था। फोल्डेड माउंटेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। और अगर आप बात करोगे भैया इसका करंट स्टेटस क्या है, तो ऐसे तो आदमी एक समय जवान भी होता है और एक समय पर बूढ़ा भी हो जाता है। तो एक करंटली एक रेजिजुअल या फिर एक करंटली ओल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ये ओल्ड माउंटेन है, करंटली एक रेजिजुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है अरावली, जो कि दिल्ली तक फैला हुआ है। और भारत की राजस्थान की जो भूमि है राजपूतों की, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसके पश्चिम में मौजूद है थार का खतरनाक रेगिस्तान और पूर्व में मौजूद है थोड़ा हरा भरा रेगिस्तान, और दोनों को बीच से डिवाइड करता है हमारा अरावली नाम का पर्वत,
जो कि बारिश करने वाले बादलों को, मानसूनी हवाओं को पश्चिमी राजस्थान में जाने से रोक देता है, इसलिए वहां पर बन जाता है डेजर्ट। भारतीय राजनेताओं ने भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ा जो गेम खेल दिया पबजी की तरह, वो गेम ये था कि उन्होंने राजस्थान में पाए जाने वाले थार के खतरनाक रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान को ही दे डाला। और इसी बात का उनको दुख है कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, तो जम्मू कश्मीर में कब्जा करने का मतलब ही यह था कि इन्होंने हमारे साथ, भारतीय लोगों ने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमें डेजर्ट दे दी। तो भाई क्यों नहीं जानकारी थी तुमको? तुम्हें क्यों नहीं पता था उस समय पर कि हमको जो दे रहे हैं वो डेजर्ट है? उस समय तो तुम्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन की पड़ रही थी कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया मिल रहा है, पता नहीं यहां से कोई खजाना तो नहीं निकल आएगा। तो भाई थोड़ा सोचो, विचारा करो पाकिस्तानियों, थोड़ा सोचो। भारतीय जो जनता है ना, वो लोग तो जो पुराने थे वो तो बहुत सीधे साधे हुआ करते थे, वो भी तुम्हें रेगिस्तान देकर के चले गए। और तुम सोच रहे हो कि आज की करंट की जनरेशन ये तुम्हें जम्मू कश्मीर को परमानेंटली तुम्हारे पास रहने देगी? लग रहा है तुमको? नहीं कर सकता कोई रोक नहीं सकता। अगर भारतीय नागरिकों को अपने प्राण भी देने पड़ेंगे, 1 इंच भूमि के लिए अपने प्राण भी देने पड़ेंगे, तो वो दे देंगे भाई, दे देंगे। तुम नहीं दे पाओगे, वो दे देंगे, तुम नहीं दे सकते। आगे बात करते हैं हिमालय के जस्ट बाद आने वाले अरावली माउंटेन की। सबसे पहले पीरियड ऑफ फॉर्मेशन और किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ उसकी बात करेंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो यहां पे सबसे पहले बात करें तो जियोलॉजिकल कैटेगरी में कौन से ईओन में ये बना है, तो प्री कैम्ब्रियन के अंदर दोस्तों बना हुआ है। कौन से एरा के अंदर बना हुआ है, तो प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर ये बना हुआ है। एज ऑफ फॉर्मेशन किस से किस तक गया है, तो आर्कियन से लेकर के अर्ली प्रोटेरोजोइक तक ये बना है। अप्रोक्सीमेट एज कितनी मानी जाती है, तो इसकी एज जो है वो लगभग 3.5 करोड़ साल मानी जाती है, और कुछ जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि लगभग 6 करोड़ ईयर्स के आसपास ओल्ड है, पुराना है। बात करें इसके फॉर्मेशन के बारे में, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि ये फोल्डिंग से हुआ है। लेकिन उस समय पर, जिस समय पर ये फोल्डिंग से फॉर्म हुआ, उस समय पर फोल्डेड माउंटेन था, लेकिन करंटली ये फोल्डेड माउंटेन नहीं है, करंटली ये एक ओल्ड माउंटेन हो चुका है। लेकिन पुराने समय में जब ये बना था, उस समय पर ये एक फोल्डेड माउंटेन था। तो फोल्डेड माउंटेन तो आपको पता ही है, प्लेटों के टकराने से, कोलिजन ऑफ प्लेट से या प्लेट्स की कन्वर्जेंस की वजह से बनते हैं। तो ये प्रोटो कॉन्टिनेंट्स के आपस में टेक्टोनिक कोलिजन से बना हुआ है। लेटर जो है वो काफी इरोड हुआ ये हैवीली, तो रेजिजुअल माउंटेन बन गया है, एक रेलिक्ट बन गया है, डिनंडेड माउंटेन रेंज के अंदर आता है, अनाच्छादित पर्वत है, लगभग नष्ट हो चुका है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो नीस, क्वार्टजाइट, शिस्ट, मार्बल और ग्रेनाइट इसके अंदर से निकलता है, जो बताता है कि ये एक समय पर रह चुका है फोल्डेड माउंटेन। करंटली नॉट टेक्टोनिकली एक्टिव अनलाइक द हिमालयास। इसके अलावा क्या कीवर्ड इसमें ध्यान रखने कि रेजिजुअल है या फोल्ड है, तो एज के अकॉर्डिंग जाना है। जब फॉर्म हुआ था तब फोल्ड था, करंटली रेजिजुअल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल फीचर में, तो लूनी नाम की रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, जो कि अरेबियन सी में डिसअपियर, अरेबियन सी में जाने से पहले कच्छ के रन ऑफ कच्छ में धीरे 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 बहते हुए डिसअपियर हो जाती है। एंडोरिक रिवर इनको कहा जाता है। बनास रिवर भी यहां से निकलती है, जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है, रणथंभौर नाम के नेशनल पार्क और किले के पास से होते हुए जाती है। साबरमती जो कि गुजरात में जाने वाली नदी है, बापू का आश्रम यहां पर हुआ करता था एक जमाने में, तो ये इसी पर्वत से निकलने वाली नदी है। इसके अलावा सुक्री या साहिबी नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इनलैंड ड्रेनेज स्ट्रीम के रूप में जानी जाती है। नदियों में इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। अब यहां पर बात करते हैं, एक्चुअली आप सभी लोग जानते हो कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से आते हैं, जैसे सीडीएस 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पीछे एक चार्ट दिया था, उस चार्ट में दिया हुआ था कि माउंटेन एक तरफ माउंटेन और एक तरफ उसकी हाईएस्ट पीक। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अनामुड़ी है, अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी किसकी हाईएस्ट पीक है। दूसरी तरफ दिया हुआ है दोदा बेट्टा है, पूछा गया ये किसकी हाईएस्ट पीक है। फिर उसके बाद में दिया है धूपगढ़, ये किसकी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद में दिया हुआ है गुरु शिखर कि भाई ये किसकी हाईएस्ट पीक है। तो गुरु शिखर जो है दोस्तों अरावली की हाईएस्ट पीक है। पीछे लिस्ट में दिया हुआ है धूपगढ़, ये सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है। दोदा बेट्टा ये
अन्नामलाई, वन सेकेंड नीलगिरी, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। और दूसरी तरफ अनाईमुड़ी, जो कि है तो वैसे लेकिन चलो उसके बारे में आगे बात करेंगे। अन्नामलाई, देखो अनाईमुड़ी, ध्यान रखना इससे रिलेटेड मिलते जुलते नाम है, हालांकि मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ध्यान आया कि आगे इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो यहां पे आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कोड आप सभी लोगों ने कमेंट करना है, मैंने हालांकि वहां पर पूरा सॉल्व कर दिया है। 2019 का सीडीएस का क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, कहां से नहीं आते हैं। विंध्या की बात करते हैं तो भाई ये भी किस एज में बना हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा किस इयोन में बना है, तो प्री कैम्ब्रियन के लेट पीरियड में बना हुआ है। एरा क्या था उस समय, तो प्रोटेरोजोइक था, बिल्कुल बिल्कुल जैसा अरावली है वैसा ही। ओरिजिन एज की बात करें तो आफ्टर द अरावलीज बिफोर द सतपुड़ा, सतपुड़ा के पहले और अरावली के बाद ये बना हुआ है। अप्रोक्सीमेट एज कितनी होगी, तो लगभग 1.5 बिलियन वर्ष, यानी कि 1.5 अरब वर्ष के आसपास इसको समय हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंशिएंट क्रिस्टल मूवमेंट से ये बना है और एक ब्लॉक माउंटेन है। फोल्डिंग और फॉल्टिंग, ये दो हमारे पास में अलग अलग फिनोमिना होते हैं, जिसमें फॉल्टिंग की वजह से ये वाला माउंटेन जो है वो बना है। रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंसिवली इरोडेड प्लेटो एंड एस्कार्पमेंट को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक प्लेटो से भी जुड़ा हुआ है और दो पर्वत विंध्या और सतपुड़ा बीच में से एक रिफ्ट वैली बनाते हैं। हमेशा जब भी कभी एक फॉल्टिंग होती है तो वहां पर बीच में एक रिफ्ट वैली जरूर बनती है, या ब्लॉक माउंटेन होता है तो एक रिफ्ट वैली वहां पर जरूर बनती है। आगे हम लोग जब स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन की बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी के बाद आएगा, तो हम लोग यहां पर ये चीज डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे ये बनते हैं। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन के हैं, वो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जरूर कमेंट करके ये बात बताएं नीचे कि क्या ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में बनने वाली वैली को रिफ्ट वैली कहते हैं, यस और नो। टाइम के साथ कमेंट करें और ऑफलाइन जरूर कमेंट करें। रॉक टाइप की बात करें तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल ये ज्यादा मिलते हैं, विंध्यन सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, और फॉसिल ट्रेसेस भी हमें यहां पे एंशिएंट मिनरल्स के विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो यहां पे हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर, जिसको कालूमार पीक भी कहते हैं, इसको विक्रम पीक भी कहते हैं। लगभग 900 मीटर के आसपास की ऊंचाई है, मध्य प्रदेश में ये लोकेट करती है। ये पूछा जा सकता है, एक्ट एज अ नेचुरल, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल डिवाइड बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में, या फिर जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं और डेक्कन प्लेटो है उसके बीच में एक प्राकृतिक बैरियर का ये दोस्तों काम करता है। दूसरी तरफ लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बॉक्साइट जैसे, भीमबेटका जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये यहां पर दोस्तों पाए जाते हैं। तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ कि भीमबेटका की जो केव है यहां पर कितनी टोटल केव्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ केव्स। और यहां पर जो पेंटिंग मिली है, यहां पर जो पेंटिंग मिली है वो कितनी ओल्ड है, यहां पर जो पेंटिंग मिली है वो कितनी ओल्ड है। फटाफट सभी लोगों ने कमेंट जरूर करना है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है भाई, चलो तो ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं, तो ये होमवर्क जो है कमेंट में जरूर बताना है। नदियों की बात करें दोस्तों तो यहां से निकलने वाली नदियों में चंबल नदी आ जाती है, जो कि लगभग महो के पठार से निकलती है, विंध्यन स्क्रैप से। बेतवा बड़ी फेमस है, विंध्यन रेंज से निकलती है, झांसी के पास से। केन नदी ये फ्लो करती है विंध्यन पठार से, ट्रिब्यूटरी है यमुना की। सोन नदी ये फ्लो करती है नॉर्दर्न फ्लैंक से, गंगा को ज्वाइन करती है। और धनसन और पाइसुनी ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि विंध्यन रेंज से ही निकल करके आगे बढ़ती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ईस्टर्न घाट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न घाट। किस इयोन के अंदर ये बना हुआ है, ध्यान से देखिए। तो मीसोजोइक और सैनोजोइक के ट्रांजिशन यानी कि इनके दौरान, इनके बीच में एरा है क्रिटेशियस से लेकर के अर्ली टर्शरी के बीच में ये बना हुआ है।
मेन फॉर्मेशन एज की बात करें तो लगभग 100 मिलियन से 60 मिलियन ईयर्स के बीच में इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो 1 मिलियन जो है वो 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियन का होता है। तो यानी कि 6 करोड़ से लेकर के लगभग लगभग 10 करोड़ साल के बीच में इसका फॉर्मेशन हुआ है। जियोलॉजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ इंडिया मेडागास्कर, भारत और मेडागास्कर के इन दोनों के अलग अलग होने के दौरान इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोग, मैं थोड़ा सा यहां मिस्टेक कर गया, हम लोग एक्चुअली वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की हम लोग बात कर रहे हैं। ये मुझे तब ध्यान आया जब यहां नीचे हमने देखा कि इंडिया मेडागास्कर के बीच में जो डेक्कन वॉल्केनिज्म हुआ और जो सेपरेशन हुआ दोनों का, इंडिया और मेडागास्कर का जो सेपरेशन हुआ, उससे ये बना हुआ है। एक बार मेडागास्कर का जो मैप है वो आप देखोगे तो आपको समझ ये चीज जरूर आ जाएगी। अब जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। फॉर्म्ड एज अ फॉल्टेड एस्कार्पमेंट या ब्लॉक अपलिफ्ट, यानी कि ये दो प्रकार का माउंटेन है। सबसे पहले तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी बना है, दूसरा ये एक एस्कार्पमेंट भी है और तीसरा ये एक ब्लॉक माउंटेन भी है। ये तीनों बातें ध्यान रखना भाई। ये तो क्योंकि प्लेट जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से प्लेट बनी, वॉल्केनिक मैग्मा से बनी, फिर उसके बाद में क्रस्ट के टूटने से ये बना है एस्कार्पमेंट के रूप में, और ब्लॉक माउंटेन भी है क्योंकि लास्ट में वॉल्केनिक एक्टिविटी और एस्कार्पमेंट के सबके बाद ब्लॉक माउंटेन की एक्टिविटी यहां जरूर हुई है। इसके अलावा आप देख रहे हो अलोंग द वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो यहां बताया गया है कि लेटर अपलिफ्टेड ड्यूरिंग द इंडियन प्लेट्स कोलिजन एंड ड्रिफ्ट। तो बाद में इंडियन प्लेट के कोलिजन और ड्रिफ्ट यानी कि मूवमेंट की वजह से ये ब्लॉक के रूप में फॉर्म हुआ। स्टीप वेस्टर्न फेस है, यानी कि अगर हम पश्चिमी घाट को देखें तो कुछ इस तरीके का है। इस साइड में यानी कि वेस्ट में ये थोड़ी सी स्टीप है और यहां पर काफी स्लोप हमें देखने को मिलता है। तो जो रिवर्स हैं वो इधर फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ रिवर्स का फ्लो जो है वो रहता है। जेंटल ईस्टर्न स्लोप हमें देखने को मिलता है विद टिल्टेड प्लेटो एज, क्लासिकल टिल्टेड प्लेटो एज हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर चीजें समझ आ रही हैं तो ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे, जरा ध्यान से देखना, तो इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें मैंने बताई थी और ये भी बोला था कि अभी हम लोग इसके आंसर के कोड कमेंट करना, और हम लोग अनाई मुड़ी के बारे में बात करने वाले जो कि अन्नामलाई में है। तो मैं वहां पर वेस्टर्न घाट लिखने ही वाला था, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि आगे हम लोग इसके ऊपर बात ही करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं इस बात को। तो बात हम लोग अब करने वाले हैं इसकी। बिल्कुल आप देख रहे हो ना, एक एक पॉइंट डेडिकेटेडली, कितना सटीकता से या कितना सोच करके ये पीपीटी मैंने बनाई होगी कि हर एक पॉइंट जहां पर बात हो रही है वहीं पर डिस्कस होगा, जहां पर बोला गया है वहीं पर डिस्कस होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो अनामुड़ी, जिसको अनाई मुड़ी भी कहते हैं, यह 2695 मीटर ऊंची एक चोटी है जो कि लोकेट करती है अन्नामलाई हिल्स में, केरला में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया में हाईएस्ट पॉइंट किस स्टेट में है, तो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए केरल। केरल में हाईएस्ट पॉइंट है भारत के सभी दक्षिणी राज्यों में से। अब बात करते हैं दोस्तों पासेस के बारे में। आप सभी लोग जानते हो पास को दर्रा भी कहा जाता है, और कभी कभी हमें ला शब्द जो है वो हमें देखने को मिलता है दर्रों से जुड़ा हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पे नाथूला, ठीक है, बड़लाचाला, बड़लाचाला, नीतीला, नीतीला, बोमाडीला, बोमाडीला। तो आपको यहां पर विशेष रूप से ला वर्ड देखने को जरूर मिलता है, LA ला, पास या दर्रा। आप देख रहे हैं ये एक पर्वत है और ये एक पर्वत है। ये पर्वत के दो खंड हैं, दो रिज हैं, और इन दोनों रिज को अगर कंटिन्यू नेचुरली देखा आपने तो ये नहीं हो सकता बीच में कोई हाईवे निकल जाए। यानी अगर ये दोनों रिज कंटिन्यू होती, बीच में ये गैप ना होता, तो क्या यहां से निकल पाते आप? नहीं निकल पाते। तो क्या करना पड़ता? पहाड़ पर ऐसे ऐसे करके चढ़ते, पहाड़ी रोड ऐसे ही होते, और फिर दूसरी साइड से ऐसे ऐसे करके ही उतर के आते, तब जाते। तो चढ़ना पड़ता, उतरना पड़ता। दर्रे ने क्या कर दिया, पास ने क्या कर दिया? पास का मीनिंग है माउंटेन का वो खंड जहां पर माउंटेन छोटा हो गया है, जहां पर माउंटेन बिल्कुल जड़ उसकी वहां तक, फुट हिल तक वो पहुंच गया है, तो वो हिस्सा होता है। अब यहां हम देख रहे हैं कि
बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे भारत में दर्रे हैं। लगभग माना जाता है कि हिमालय के अंदर, विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, हिमालयस के अंदर ही लगभग लगभग 1000 के आसपास पासेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1000 के आसपास दर्रे तो हमें केवल हिमालयास के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहां पे आप देख रहे हो खरदुंगला हो गया, जोजिला हो गया, बुर्जिल हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, बड़लाचला हो गया, तिप्सा हो गया, रोहतांग हो गया, शिपकीला हो गया, मुलिंग हो गया, इमिस हो गया, उमलिंग हो गया, चांग हो गया, पेंसी हो गया, लानक हो गया, कारातक, आघिल, इसके अलावा ऊपर पारापीक, यहां पर इस तरफ जाएंगे तो माना, नीति, लिपुलेख, तैरिल और नाथुला। तो ये बहुत सारे दर्रे हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यहां एक पूरी डिटेल इन पासेस के बारे में मौजूद है। जैसे सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज खरदुंगला। खरदुंगला दर्रा लद्दाख के अंदर लोकेट करता है, 5359 मीटर की हाइट पर है। आप दो सिटीज को इससे जोड़ना कह सकते हैं। लेह शहर से जब आप जाएंगे नुब्रा वैली और श्योक घाटी के लिए, न्यूब्रा घाटी और श्योक घाटी के लिए, तो इस दर्रे से गुजरना पड़ेगा। वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है और स्ट्रेटेजिक है सियाचिन ग्लेशियर को एक्सेस करने के लिए। सियाचिन जाओगे तो यहीं से जाना पड़ेगा, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। जोजिला जम्मू कश्मीर में लोकेट करता है, 53528 मीटर। श्रीनगर से कारगिल जाना है या लेह जाना है, ध्यान से सुनना, श्रीनगर से कारगिल जाना है या लेह जाना है, तो श्रीनगर से कारगिल या लेह जाने के लिए आपको कहां से जाना पड़ेगा? जोजिला से जाना पड़ेगा। अगर आपने लेह से नुब्रा वैली, श्योक वैली जाना है तो आपने खरदुंगला से जाना पड़ेगा। अंतर समझ आ गया दोनों का? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन देखने को मिलता है, डी हैड रिसेंटली विजिटेड खरदुंगला, नुब्रा वैली एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जो कि लद्दाख में तो बौद्ध मठ है ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी हैज शी विजिटेड? अब ये CDS 2 2021 में आया है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम या लद्दाख। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं बिल्कुल बेसिक भी पढ़कर जाता हूं, अगर मैं बिल्कुल बेसिक भी पढ़कर जाता हूं तो क्या क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? बेसिक से भी मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। और मैं बता रहा हूं कि 20 जियो की क्लासेस से अगर आपको 70% क्वेश्चंस ना मिले CDS में, तो भाई नाम पराशर सर नहीं है। आप जो चाहो वो नाम एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाऊंगा। लेकिन 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 एक एक बात जो मैंने बोली है ना, मैंने बोला कमेंट करना, तो कमेंट करना। मैंने इसलिए नहीं बोला कमेंट करना कि उससे तुम मेरा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट कर दोगे। मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कमेंट करो या मत करो, लाइक करो डिसलाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप किसी चीज में कमेंट करते हो तो आप इन्वॉल्व हो जाते हो, और जैसे ही आप इन्वॉल्व होते हो आप मेमोरी क्रिएट करते हो, और मेमोरी क्रिएट कर गए मतलब याद करने की शुरुआत होगी। कई बार तो 2-4 बार कमेंट करते करते याद ही हो गया। ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करो, ऐसा एक्स फैक्टर डेवलप करो, मेहनत कम करो, केवल टेक्नोलॉजी का यूज करके ही चीजें मंजिल ले जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओ, रास्तों को पार करते चले जाओ। तो मैं तो बस ये चाहता हूं। बाकी अगर मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो भाई आई एम सॉरी, रियली सॉरी, लेकिन ये बात जो सच है वो मैं बोलूंगा, कोई रोक नहीं सकता। आगे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो कि NDA 2 2024 में देखने को मिलता है, बोल रहा है भाई जोजिला कहां पर है? ठीक है, बोल रहा है भाई बनिहाल कहां पर है, बोल रहा है फोटूला कहां पर है, बोल रहा है खरदुंगला कहां पर है। अब ये यहां पर बोल रहा है कि which of the following pairs of the Himalayan passes and the ranges in which they are located are correctly matched? कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है? तो आप यहां पर ध्यान से देखना, जोजिला जो है वो ग्रेट हिमालय में है। देखो बिल्कुल जस्ट आपके पीछे ही था, जोजिला ग्रेट हिमालय में है। यहां पे आप देखो जम्मू एंड कश्मीर ये किसमें लोकेट करते हैं? ये किसमें लोकेट करेंगे? ग्रेट हिमालय में लोकेट करेंगे, हाँ या ना? चलो एक काम करते हैं, औरों को भी देख लेते हैं। तो यहां पर नाम जो है वो यूज हुआ है, यहां पर नाम जो है वो यूज हुआ है जोजिला का, बनिहाल का, बिल्कुल। हालांकि यहां देखो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, यहां पे सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है कि भाई नाथुला कहां पर है, रोहतांग पास कहां पर है, इसी तरीके से बड़लाचा कहां है, माना कहां है, चांगला कहां है, बनिहाल जिसका नाम आ रहा था ये जम्मू कश्मीर में है, शिपकीला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारे नाम मौजूद हैं, लेकिन यहां पर हमें फिर भी देख लेना है जोजिला कहां पर है। बिल्कुल इसी रेंज में है, बिल्कुल सही।
पीर पंजाल बिल्कुल सही, फोटूला बिल्कुल सही, खरदूंगला ये काराकोरम रेंज में नहीं आता है। अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल आपने अभी अभी पढ़ा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? लेह टू नुब्रा एंड श्योक वैली यही था, लेह से नुब्रा वैली और श्योक वैली। अब मुझे एक बात बताओ, लेह क्या लद्दाख में नहीं है? लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है, तो लद्दाख रेंज में नहीं आएगा ये, तो खरदुंगला लद्दाख रेंज में आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड होंगे, और फोर्थ वाला हमारा करेक्टली मैच्ड नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 1, 2 एंड 3, हां या ना। अब आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ना चाहिए, तो इसको पढ़ना, इसको करना, इसको कमेंट करना, और यहां पर क्वेश्चन, और ये भी ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किए कहीं पर भी। एंटायर वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन सेट ए से हैं। जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो 2024 एनडीए 2 का है, जो भी टैग लगा हुआ है उस क्वेश्चन के ऊपर, और उस साल का क्वेश्चन नंबर 105 है, सेट ए से। ऑल पीवाईक्यूज आर फ्रॉम सेट ए। किसी भी साल की बात कर लो आप, किसी भी साल की बात करो, सभी सेट ए से। ठीक है, तो अब ये बात हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर ली। ये आप सभी लोगों का होमवर्क है, जिसको पढ़कर आप आंसर करोगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन द इंडियन हिमालयन रीजन। अब देखो, अगर आप, मैं बोल रहा हूं ना, बेसिक भी पढ़ के चले जाओगे। अच्छा, एक बात और मैंने बोली थी, अब मेरी बात से पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे, कितने लोग सहमत नहीं होंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन फिर वही बात आ गई, आई हुई बात ना बोलूं मैं, ये नहीं पॉसिबल है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेक्चर 1 को पूरा देखा था? वो कमेंट करना एक बार, ठीक है, मैं देखूंगा। लेक्चर 1 को जिन्होंने पूरा देखा, लेक्चर 1 में मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप ए स्क्वायर का आंसर चाहो तो आपको ए स्क्वायर ही मिलेगा, अगर आप बी स्क्वायर का आंसर चाहो तो आपको बी स्क्वायर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ए और बी को जोड़कर इनका स्क्वायर कर दो तो एक तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, एक आपको बी स्क्वायर मिलेगा, और फालतू में ही एक्सेसिवली आपको 2 ए एंड बी इनका डबल मिल जाएगा, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाइड। जैसे मान लो 5 मीटर प्लस 10 मीटर। अब एक आदमी 5 मीटर का स्क्वायर करना चाहता है, तो भाई 5 मीटर का स्क्वायर कितना हुआ? एक काम करते हैं, इसको यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो कमेंट करके बताना उस बात को कि मैंने बोला था कि आप लोगों ने चीजों को मिक्स करके हॉलिस्टिक अप्रोच के अंदर स्टडी करना है, जोड़कर पढ़ना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो जोड़कर पढ़ना है, जोड़कर पढ़ो, कनेक्ट कर पढ़ो, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ो। देखा, हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज होती हैं और स्पेशली स्पाई मूवी होती हैं, उनमें जब वो कोई केस क्रैक कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, एक फोटो यहां लगाए, एक फोटो यहां लगाए, एक फोटो यहां लगाए, एक फोटो यहां लगाए, एक फोटो यहां पे है, एक फोटो यहां पे है, एक फोटो यहां पे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे भी है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, और ये इनका हेड है, इसका कनेक्शन इससे 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 और इससे, और भैया इससे, और सबसे इसका कनेक्शन। देखता कितने लोग देखते हैं? तो वो सभी लोगों ने देखते होंगे, तो ये सारी चीजें जरूर देखे होंगे। तो आप ये सोचो कि अगर मैं बोलूं कि 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 25। और मुझे 6 का स्क्वायर करना है तो मुझे कितना मिलेगा? 36। अब मैं इनको दोनों को जोड़ देता हूं, 25 प्लस 36, तो क्या आंसर आ गया? 5 6 11 1 3 2 5 एंड 1 6 61 हमारे पास आया। अब मैं इनको जोड़ देता हूं, तो 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो, तो 5 का स्क्वायर यानी कि कितना मिला? 25 मिला, प्लस 6 का स्क्वायर कितना मिला? 36 मिला, ये तो मिला ही। अब 2 इंटू ए बी यानी कि
5 इंटू 6 यानी कि 30, 30 इंटू 2 60। अब आप सोचो, यानी कि दो चीजों को जोड़कर तब अगर स्क्वायर किया जाए तो जितना हमें उनके अलग अलग स्क्वायर से मिलता है उतना ही और मिल जाता है, यानी कि डबल मिल जाता है। अब आपको ये मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को भी बता देता हूं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को भी बता देता हूं। और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर मेरी बात में थोड़ा सा भी दम हो, अगर मेरी बात आपकी आत्मा को छुए, और अगर आपको यह बात समझ आ जाए कि हम अगर सर से पढ़ रहे हैं तो सर ने कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा, तब वो इतनी बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिकंदर महान का नाम सुना हुआ है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना हुआ है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने महमूद गजनी का नाम सुना हुआ है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद गौरी, या फिर चलो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेरियस फर्स्ट का नाम सुना है? एकेमिनिड एम्पायर का था, एकेमिनिड साम्राज्य का था, ईरान का। उसने भारत के ऊपर हमला किया था BC 600 के आसपास। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना है, जो कि दुर्रानी एम्पायर का था, जो कि दुर्रानी एम्पायर का था, और यह अफगानिस्तान का था। आप सभी को पता है, अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कितनी जुड़ी हुई है आपस में। बताइए किससे आए थे? सिकंदर भी बोलन से आया, मोहम्मद बिन कासिम भी बोलन से आया, बोलन दर्रे से आया, महमूद गजनबी भी बोलन दर्रे से आया, डेरियस भी बोलन दर्रे से आया, अहमद शाह अब्दाली भी बोलन दर्रे से आया। अहमद शाह अब्दाली वही है जो पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था, याद आया? बैटल ऑफ पानीपत, और कौन सा वाला? थर्ड वाला बैटल, पानीपत का। पानीपत के थर्ड बैटल के अंदर, जिसमें भयंकर भारत में मराठों के बीच युद्ध हुआ, और इनके अहमद शाह अब्दाली की जो सेनाएं थी, इनके बीच युद्ध हुआ। ये बोलन नाम का जो दर्रा है, ये हमारा सही आंसर है यहां पर। अब आप ये सोचो क्या गलती कर रहा है यूपीएससी। यहां वो ये देखने की कोशिश नहीं कर रहा कि हिमालय के कितने दर्रे तुम्हें याद हैं, वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि इतिहास की वो बातें जो ज्योग्राफी के अंदर आ सकती हैं, और ज्योग्राफी की वो बातें जो इतिहास के अंदर आ सकती हैं। अगर आप सेना में भी जा रहे हो तो आपको इतना तो अकल जरूर होगी कि थल सेना अलग नहीं होती, वायुसेना को सपोर्ट करती है और वायुसेना थल सेना को सपोर्ट करती है। तो आप वहां जाकर के ये नहीं कह सकते कि मैं तो जी थल सेना के लिए आया हूं, वायुसेना में क्यों हेल्प करूंगा मैं किसी की, तो भैया तुरंत कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो अगर आप होलिस्टिक, अगर आप इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को पढ़ोगे, तो पहला शब्द जो ज्योग्राफी के लिए लिखा हुआ है, दैट ज्योग्राफी इज अ इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। आपस में जब तक चीजों को मिलकर नहीं पढ़ोगे, कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे, उनका कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई। किसी भी यूट्यूब पर चले जाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, वही है जो फिर लास्ट में भटकते ही रहते हैं, आत्माओं की तरह भटकते रहते भटकते रहते भटकते रहते। उनकी आत्माओं को किसी एग्जाम का मोक्ष ही नहीं मिल पा रहा है। तो ध्यान रखो, थोड़ा सोचो, विचार करो कि चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। अब तुम कोई दूध पीते छोटे बच्चे नहीं रहे कि दुकान पर जाके कि जी मैं तो डेयरी मिल्क ही लूंगा, अरे जो चॉकलेट अवेलेबल है उसको खा ले भाई। नहीं सर मुझे तो हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, सर मुझे तो ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती, सर मुझे तो ज्योग्राफी को देख के उल्टी आने लगती है सर। तो भाई थोड़ा अपने अंदर से ना उन भूतों को निकालो बाहर, थोड़ा समझो चीजों को। और अगर बातें समझ आ रही हैं, और जिन कोकले लोगों के लिए मैं वो बातें कर रहा हूं ना, वो भी ध्यान रखें, अभी भी टाइम है भाई, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और बातें समझ आ रही हैं तो एक बार कमेंट जरूर करना है इस चीज को लेकर के कि क्या सिर्फ ज्योग्राफी पढ़कर ही ज्योग्राफी के आंसर आते हैं? नहीं, कुछ दूसरी बातें भी हैं जिनको कनेक्ट करके ज्योग्राफी के आंसर दिए जा सकते हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि ये सारे युद्ध भारतीय इतिहास को पलट देने वाले युद्ध हैं। हर युद्ध के बाद भारत के अंदर बड़े लेवल पर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, मानसिक और भौगोलिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। 5 प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई अभी भी नहीं जागे तो भैया फिर तो दी एंड हो जाएगा तुम्हारे चैप्टर का, फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है,
तो ये दो चीजें प्लेटोस के बारे में है। यहां पे प्लेटोस के बारे में एक होमवर्क आप सभी लोगों को दिया हुआ है। ये सारी यहां पे जो भी स्लाइड है इसके अंदर सारा का सारा होमवर्क है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी? आप सभी लोगों ने क्लास को पूरा देखा, लास्ट तक जो लोग बने रहे उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उनको विशेष रूप से मेरा एक सैल्यूट है कि आप सभी लोग जितने मन से स्टडी कर रहे हो उतने ही मन से एक दिन ये प्रकृति आपको इसका रिजल्ट देगी। और वो जो रिजल्ट आपको मिलेगा तो शायद आपका मन करेगा कि सर से एक बार मिल लेते हैं। और शायद मैं भी आज ये यहां खड़े होकर बोल सकता हूं, पूरी अपनी जितनी भी मेरे पास, जितने सालों की भी मेरे पास मेहनत है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान का एक एक परसेंट, एक एक दशमलव में भी प्रतिशत इसका आप सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयोग कर लो। और किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करके बस दुनिया को दिखा दो कि मेहनत हमने जो की शांति में, उस शांति में की मेहनत से हम एक बार घुर्रा के दिखा भी सकते हैं कि हम क्या हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी लोग कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट्स मुझे करने चाहिए। आप सभी लोगों की वजह से लगातार कंटेंट में बेहतर करता जा रहा हूं। अगले सालों में आप सभी के भाई बहनों के साथ भी हमें जुड़ने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली एक नई तरोताजा, नई ज्ञान की फिर से हम लोग मंजिल की तरफ चलेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, कमेंट करके लगातार आंसर जरूर करते रहा करें। होमवर्क के बारे में भी आप थोड़ा सा सीरियस रहें और इसी तरीके से जुड़ करके लगातार हम मेहनत करते रहेंगे जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड डे। गुड नाइट।